मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्वयं प्रेरण गुणांक और कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक की गणना कर ली थी, परिणालिका के स्वयं प्रेरण गुणांक की हमने गणना कर ली थी, ठीक है ना। तो कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक और स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण की घटना वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण की बात। अब हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके लिए बेटा दो कॉइल चाहिए, दो कुंडली होनी चाहिए साथ में। स्वयं प्रेरण के लिए हमें एक कुंडली काम में लेनी होती है और अन्योन्य प्रेरण के लिए हमें दो कुंडलियां काम में लेनी होती है। दो कुंडलियों में कैसे अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है उसको हम समझते हैं पहले। आपके पास माना एक प्राथमिक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है या n1 है। इसको हमने एक बैटरी की सहायता से जोड़ा हुआ है, कुंजी लगाई हुई है, फिर धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान कम ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना। कुंजी प्लस माइनस इसका विद्युत वाहक बल E। अब मैं बोलूं कि मान लो जैसे ही कुंजी K को हमने क्लोज किया, इसमें धारा वही क्या पता लगा, धारा का मान कम ज्यादा करना है, धारा नियंत्रक से हम कर लेंगे। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध घटाएंगे, धारा का मान बढ़ेगा, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, धारा का मान घटेगा। इसके समांतर या इसके समाक्षीय दूसरी कुंडली, एक दूसरी कुंडली जिसमें फेरों की संख्या इससे अलग हो और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ, धारा मापी से जोड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और फिर हमने देखा कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है, जब प्राथमिक, इसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है और ये आपकी द्वितीय कुंडली है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली। जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है, इस प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है, तो क्या होगा, इसके मान में, धारा के मान में वृद्धि करने से इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो इससे संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। या मैं बोलूंगा कि इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो इसमें से ऐसे गुजरेंगी, ठीक है ना, उनके मान में भी वृद्धि होगी। चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनके मान में भी वृद्धि होगी, जो बल रेखाओं की संख्या है, ठीक है। तो जैसे ही V का मान बढ़ेगा बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, इससे संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब इस धारा को चेंज करूंगा, प्राथमिक कुंडली की धारा को चेंज करूंगा तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में चेंज होगा। कैसे, बल रेखाएं कम ज्यादा गुजरेंगी। जैसे मान लो पहले हमने धारा का मान 0 किया हुआ था, कोई बल रेखा नहीं गुजर रही थी, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 0 था। जैसे ही हमने एकाएक धारा के मान में वृद्धि करी, धारा के मान में वृद्धि करते इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हुई, चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हुई तो इससे संबद्ध, इससे बल रेखाएं ज्यादा गुजरी, इससे संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो धारा के मान को कम ज्यादा करने से इसके फ्लक्स में चेंज होने की घटना को बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होना या फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वो मैंने बता दिया कैसे होगा। जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, इससे ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, फ्लक्स में चेंज होगा, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली से संबद्ध धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। समझ में आ गई। इसमें दो कुंडली साथ में चाहिए, दो कुंडली साथ में चाहिए कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में चेंज होना अन्योन्य प्रेरण की घटना है, या द्वितीय कुंडली से धारा के मान में परिवर्तन होने से प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में चेंज होना, उसको भी हम अन्योन्य प्रेरण कह सकते हैं। और ये जो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में चेंज होगा वो उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित होगी द्वितीय कुंडली,
भाई इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होने से इसमें संबंध या संबंध फ्लक्स में चेंज होने से इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, धारा प्रेरित होगी। वो विद्युत वाहक बल और धारा जो प्रेरित धारा हुआ है वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति किस वजह से हुई है? धारा के मान में वृद्धि करने से। तो इसमें जो प्रेरित धारा है वो इसके विपरीत दिशा में बहेगी, इस दिशा में। जो प्रेरित धारा की दिशा है वो उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से इसमें धारा प्रेरित हो रही है या विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। तो जब धारा इसमें ऐसे बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ ऐसे मिलेगा। अगर मैं उल्टा करूं, RH का मान बढ़ा के धारा के मान में कमी करूं, धारा के मान में कमी करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, बल रेखाओं की संख्या घटेगी, फ्लक्स के मान में कमी होगी। जब फ्लक्स के मान में कमी होगी तो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, धारा प्रेरित होगी और वो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से उत्पत्ति हुई। तो हमने धारा को कम किया तो वो इस बार जो धारा है वो उसी दिशा में बहेगी, ठीक है ना। धारा की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, सेकंड वाली स्थिति। तो क्या अन्योन्य प्रेरण की जो घटना है वो आपको समझ में आ गई? अगला टॉपिक है इसी में अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब हम बात करते हैं गुणांक की। जैसे स्वयं प्रेरण गुणांक पढ़ा वैसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसको हम m से निर्देशित करेंगे, कैपिटल M से, ठीक है ना। जब प्राथमिक कुंडली से संबद्ध धारा के मान में परिवर्तन होता है या जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो होता है उसका मान प्राथमिक कुंडली में धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। जब ये चीज तो आपने लिखी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करें, जब प्राथमिक कुंडली या मैं बोलूं प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में या द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात मान लो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में चेंज जो है उसको मैंने लिखा φB2 और प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है I1, अर्थात φB2 समानुपाती I1, φB2 समानुपाती I1। तो जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो अपन नियतांक लेते हैं m, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। φB2 बराबर MI1, अर्थात m का सूत्र हो गया आपके पास φB2 अपॉन I1। φB2 द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन, I1 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। इसका मात्रक भी हेनरी होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, वेबर पर एम्पियर, ठीक है। अब हम m की परिभाषा की बात करें, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर हो तो m बराबर क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कुंडली से संबद्ध या दो कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है m का मान हो गया φB2 के बराबर। अर्थात परिभाषा क्या होगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की? प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। परिभाषा क्या लिखनी है आपको? प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से
द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपने लिख ली होगी। जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का जो मान होगा या द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं n का मान। ठीक, परिभाषा चाहे तो हम लिख सकते हैं m की, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से या प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में या द्वितीय कुंडली से संबद्ध, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m से निर्देशित करते हैं, इसको कहते हैं। अब देखो, द्वितीय कुंडली से संबंध जो फ्लक्स चेंज हुआ वो था 5v2। अतः फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब फ्लक्स में चेंज हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? E बराबर -d∅v2। द्वितीय कुंडली में निकाल रहे हैं तो द्वितीय नियम के अनुसार जो द्वितीय कुंडली होगी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E लिख लो या E2 लिख लो, E बराबर -d∅v/dt। यही सूत्र होगा, E बराबर -d∅v/dt। समीकरण संख्या, इसको आप दे दो 1 और इसको समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से 5v का मान रखने पर 5v2 लिख देते हैं इसको, यहाँ पे 5v2 लिखा है तो 5v2 का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण E बराबर -d/dt। 5v2 का मान हो गया mi1, m कांस्टेंट अवकलन से बाहर, E बराबर -mdi1/dt। इसको का ध्यान रखना है। द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान होगा -mdi1/dt। प्राथमिक कुंडली में जो धारा हास की दर है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम कैसे m को और परिभाषित कर सकते हैं? m की एक और परिभाषा, जैसे आपने l की 2-3 परिभाषाएं लिखी थी ना, वैसे m की अपन दूसरी परिभाषा लिखें तो इसी समीकरण से, समीकरण संख्या 3, अगर मैं यहां से m का सूत्र लिखना चाहूं तो m बराबर सूत्र होगा E/-di1/dt। और -di1/dt क्या है बेटा आपका? प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर। इसको हम बोलेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर, इसको 1 मान लें। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक हो अर्थात -di1/dt बराबर 1 हो तो m बराबर क्या होगा? E। एक और परिभाषा आ गई, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर हो तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं बेटा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक और परिभाषा होगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर माइनस साइन ह्रास को या नुकसान को निर्देशित कर रहा है, धारा ह्रास की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब दो समाक्षीय कुंडलियां या परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। एक टॉपिक है छोटा सा एक डेरिवेशन और डिस्कस करना है इसमें भी अन्योन्य प्रेरण से संबंधित। दो समाक्षीय जिनकी अक्ष समान हो, ठीक है ना, और दोनों में फेरों की संख्या अलग अलग हो, दोनों की लंबाइयां समान हो, परिनालिकाएं हैं, दोनों की अक्ष समान हो, उनके लिए अपन क्या ज्ञात करें? दोनों के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी अलग हो, उसके लिए हमें ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आपका टॉपिक है बेटा दो समाक्षीय कोएक्सियल, टू कोएक्सियल सोलेनोइड, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करनी है। दो समाक्षीय परिनालिकाएं जिनकी अक्ष समान है, ठीक है ना। जैसे अपन परिनालिका को जनरली अपन एक कुचालक छड़ के ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, तारों को विद्युत रूप तांबे के तारों को इस तरह से लपेट लेते हैं तो क्या बन जाती है? परिनालिका। मान लो एक में धारा बह रही है I1, जो धारा बह रही है वो कितनी है? I1। मैं बोलूं इसकी जो लंबाई है वो L है, इसकी जो लंबाई है वो L है, और इसमें फेरों की संख्या मान ली N1 है। जो प्राथमिक या मैं बोलूं जो पहली परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या N1, उसकी लंबाई L, उसमें धारा I1 मान लेते हैं। इसमें धारा कितनी मान लेते हैं? I1। और इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करते हैं ना, एरिया A1 है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हम X की बात करते हैं तो उसकी जो कुंडलियां हैं उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो वो A1 है। दूसरी परिनालिका भी इसके ऊपर से ही है, ठीक है ना। दूसरी परिनालिका भी आपने इसके ऊपर से ही ली है, वो समाक्षीय है, X जो है वो समान है। मान लो उसमें धारा बह रही है I2, उसमें उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2, उसमें फेरों की संख्या N2 और उसकी लंबाई L है। ध्यान से समझो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको लिखना है कि दो परिनालिकाएं जिनकी अक्ष कॉमन है, एक की में फेरों की संख्या N1, दूसरे में फेरों की संख्या N2, पहले में धारा प्रवाहित हो रही है I1, दूसरे में I2, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 A2 है, लंबाई समान है, दोनों की लंबाई हमने कॉमन रखी है L। इसके लिए मुझे म्यूचुअल इंडक्शन, स्वयं प्रेरण गुणांक की गणना करनी है। तो हमें लिखना होगा, माना दो परिनालिकाएं जिनकी अक्ष समान है, समान अक्षीय बोला ना, जिनकी अक्ष समान है, तथा पहली परिनालिका में फेरों की संख्या N1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, धारा I1 प्रवाहित हो रही है और तथा लंबाई L है, लंबाई स्मॉल l है। पहली परिनालिका में फेरों की संख्या N1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, धारा I1 तथा लंबाई L है। इसी प्रकार तथा दूसरी परिनालिका की बात करें, दूसरी परिनालिका में फेरों की संख्या N2, काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
काट क्षेत्रफल A2, धारा I2 प्रवाहित हो रही है उसमें, वह लंबाई तो L है। अतः मैं पहली परिनालिका की धारा के कारण दूसरी परिनालिका के फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो ज्ञात करना चाहता हूं। अतः प्रथम परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट एन, म्यू नॉट स्मॉल n1 I1, n1 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो देखो ये सूत्र हो जाएगा v1 बराबर म्यू नॉट n1 का मान लिखा जाएगा n1 अपॉन l इंटू I1, समीकरण संख्या 1। पहली परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में ये परिवर्तन या पहली परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण या धारा के कारण द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन। अतः द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन, अतः द्वितीय परिनालिका, दूसरी परिनालिका या द्वितीय परिनालिका से संबद्ध फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, phi-b2 बराबर फेरों की संख्या उसमें n2, चुंबकीय क्षेत्र पहली के कारण v1 इनटू दूसरी का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a2 cos 0। एक्चुअल में x की तरफ जिधर x होती है उधर ही अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, उधर ही चुंबकीय क्षेत्र। तो पहली के कारण चुंबकीय क्षेत्र v1, उसमें फेरों की संख्या n2, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दूसरी का a2 cos 0। अब आपको यहां से v1 की वैल्यू उठा के इसमें रखनी है और आंसर आ गया। इसको समीकरण संख्या आगे हल करते जाते हैं। तो phi-b2 बराबर n2b1 इंटू a2, इस cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से 1 से b1 का मान आपको यहां रखना है। देन phi-b2 बेटा आपके पास हो गया n2, phi-b1 b1 का मान आपके पास है म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू I1, म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू I1, ये b1 का मान रख दिया इंटू I1, सॉरी इंटू ये b1 का मान इंटू a2। चेक करो एक बार सही तो लिखा है, b बराबर म्यू नॉट ni, ये सही लिखा, phi बराबर n2 b1 a2, b1 का मान म्यू नॉट n1 I1 अपॉन l इंटू a2। अब ध्यान से देखो, हमने क्षेत्रफल अलग अलग लिए हुए हैं, अगर हम क्षेत्रफल कंबाइन करेंगे तो a लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो I1 को मैं इसके नीचे लिखूं, phi-b2 अपॉन I1, इसको मैं लिखूंगा n, सूत्र बन गया म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l। ये द्वितीय जो कुंडली है, या मैं बोलूं दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांक की बात करी जाए phi-b2 अपॉन I1, द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन phi-b2, प्राथमिक में धारा I1, म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l। अगर क्षेत्रफल समान है, a1 a2 समान है तो यहाँ पे a लिख देंगे, और अलग अलग है तो a2। जैसे अब आप phi-b1 अपॉन I2 प्राथमिक कुंडली के लिए निकालना चाहें तो उस सूत्र का म्यू नॉट n1 n2 a1 अपॉन l, ठीक है ना, समान ही होता है। इस तरह से हम दो समाक्षीय परिनालिकाओं की अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कर लेते हैं। अब इस चैप्टर में बेटा एक टॉपिक और बचा हुआ, भंवर धाराएं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।